नमस्कारम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत पहले लेके आना था, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये टॉपिक लेट आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो भी क्लासेस जाएंगी, देखो जो भी क्लासेस मैं देता हूँ ना, मैं अपने थिंकिंग के लेवल पे देता हूँ। जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया तो मुझे पता है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिडाइवल से क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। एंशिएंट मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, जिसके लेक्चर भी कुछ दिन में आपको मिल जाएंगे, तो आप परेशान मत हो। अगर नहीं गए हैं तो मिल जाएंगे, और गए हैं तो कोई बात ही नहीं है। धीरे धीरे चीजों को वन बाय वन करके समेटो, कंप्लीट करो। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये जनरली टीचर्स का एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक होता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में देखोगे, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया हुआ है टॉपिक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यूरोपियों का आगमन। रीजन ये है क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारा देश या हमारी जो मानव सभ्यता है, खासकर भारत के संदर्भ में, तो एक तरह से सभ्यता का विकास है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो ये एडवेंट ऑफ यूरोपियन है, ये मानव सभ्यता की विकास है। अगर हम लोग आज के 4000 बीसी पीछे जाए, 4000 बीसी, तो उस समय भी एक छोटे बालक का जन्म होता है, और वो एक छोटा बालक एक सभ्यता था, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन जब वो जवान होता है तो वो एक टाइम पीरियड होता है 2350 बीसी का, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं 2350 से लेकर लगभग 1700 बीसी के आसपास तक। हम लोग देखो बड़ा शिद्दत से पढ़ते हैं कि इस समय भारत में ये वाली सभ्यता है। बताओ, ईंट से घर बना रहे हैं यार, जल निकासी की सुविधा है साला, हमारी कॉलोनी में तो पानी भर जाता है। हम लोग इतना विकास विकसित होने के बावजूद आज हमारे यहाँ ड्रेनेज की सिस्टम अच्छी नहीं है, और उस समय इतना बड़ा व्यवस्था। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर करती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो ये टॉपिक है, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। थोड़ा सा हम लोग वर्ड पे पहले डिस्कस करते हैं कि यूरोपी ही क्यों बोला जा रहा है, अमेरिकन क्यों नहीं बोला जा रहा है, अफ्रीकन क्यों नहीं बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शब्द में कुछ छुपा हुआ है, बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है। यूरोप मतलब यूरोप से आने वाली कंपनियां। अब देखो, बड़ा अजीब सी बात है यार कि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट था, एक पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, और ऐसे में बस यूरोप की ही कंपनियां भारत आ रही हैं। यूरोप में ये पूरा अगर सिनेरियो समझने की कोशिश करोगे कि यूरोप के ही लोग क्यों जाके उपनिवेश बनाए बाकी देशों को, यूरोप में के ही मैक्सिमम देश जो थे वही जाके दूसरे जगह पे राज कर रहे हैं, दूसरे देश पे जाके राज कर रहे हैं, दूसरे देश पे कब्जा बना रहे हैं। क्यों ऐसा था? तो एक इसके कई सारे रीजन है, इन्वायरमेंटल रीजन है, पॉलिटिकल कॉजेज है, ये बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जो कि कहीं ना कहीं यूरोप को ऐसा बनाया कि यूरोप एक समय में पूरे विश्व पे राज कर रहा था, लगभग हर एक देश पे राज कर रहा था। और मैं थोड़ा सा एक बात और यहाँ पे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, शुरू में देश का नाम लगाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब उन लोगों के लिए हमारा देश का ईस्ट में है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारे ऊपर पश्चिमी सभ्यता का वो एक इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम लोग नहीं बोलते हैं अरे यार ये तो पश्चिमी देश का असर है, पश्चिमी देश का असर है बोलते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो देश है, मैप के थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसे हमारा देश जो है ना, हमारा देश का लोकेशन ये है, इंडिया यहाँ पे है। अब इंडिया के पश्चिम में लगभग ये सभी कंट्रीज आएंगी। अमेरिका हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाहे पुर्तगीज हो गया, चाहे फ्रांस हो गया, इवन जितने इस कॉन्टिनेंट में है, चाहे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें, चाहे यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें, रशिया के भी कुछ कॉन्टिनेंट, या फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब कहाँ पे है? ये सभी इंडिया के किसमें है? पश्चिमी साइड तो है। लेकिन अगर हम अमेरिका से खड़े होके फिर देखें कि भारत किधर है, तो ईस्ट में है, भारत किधर है? पूर्व में है। तो इसलिए इन कंपनियों के लिए हम लोग ईस्ट वर्ड लगा रहे थे, इन लोग लगा रहे थे, क्योंकि हमारे देश में ये लोग काम आ रहे थे व्यापार करने, तो इन लोगों ने ईस्ट वर्ड दिया है। ये बेसिकली थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था, समझ लो। अब मैं आपको बताता हूं कि जो वास्को डी गामा का बार बार कहानी आता है, अच्छा मैं आपको ना बस बीएचयू ओरिएंटेड ही रख रहा हूँ, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा है ना कि मैं बोला नहीं कि मानव सभ्यता के विकास का पूरा टॉपिक है, और ये पूरा यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक ये टॉपिक बड़े ही बाकायदे पूछे जाते हैं। तो आपके लेवल से ही मैं फैक्ट्स डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। भूमिका कभी सुना दूंगा, बाकी आप लोग तो मेरे वीडियोस देखते ही हो, देखते रहो। मैं कभी इसको बहुत अच्छे से बैठ के चेयर लगा के बैठूंगा, कहानी सुनाऊंगा, आप सुनते रहना इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे कहीं आपका क्या पड़ता है, यहीं पे आपका कहीं पुर्तगीज, बहुत छोटा देश है भाई, बहुत। एक बार मैप में ढूंढना शायद मिले आपको, नाम दिख जाएगा, लैंड नहीं दिखेगा, इतना छोटा देश है, इतना छोटा देश। सोचो, अरे भाई ब्रिटेन देखो ना, जिसने भारत पर राज किया, ये जिसको हम लोग अंग्रेज बोलते हैं, उसको भी देखोगे बहुत छोटा है, माचिस की तीली रखोगे यही पड़ेगा कहीं पे, एकदम छोटा सा देश है। अब सोचो पूरे देश पे राज कर रहा था। तो ये सब छोटे जरूर थे, लेकिन दिमाग वो इतना दिमाग से राज कर रहे थे ये सब। एक्चुअली देखो यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी है, देख रहे हो, ये मेडिटेरियन सी है। यहाँ पे लाल सागर, आप लोग रेड सी का नाम सुना होगा। बीच में ही आपका एक आता है प्लेस, क्या नाम है? स्वेज नहर, सुने हो आप लोग? स्वेज नहर, ठीक है।
ये हम लोग जब स्टेट पढ़ेंगे, जल संधि पढ़ेंगे, वाटर स्टेट पढ़ेंगे, तो हम लोग उसमें स्वेज हो गया और हम लोग पनामा हो गया, ये सब पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं एक बार टॉपिक में डिस्कस कर लूंगा। एक्चुअली यहाँ के जितने भी कंट्रीज थे जो भी देश में व्यापार करना चाहते थे, ठीक है, लगभग मैं 1400 की कहानी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये लोग इधर के जितने भी कंट्रीज थे इस साइड के, यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनको लगता था दुनिया यहाँ के बाद खत्म। भाई आज ने इतना ट्रांसपोर्ट ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट है और मोबाइल है, सब कुछ है, तुरंत यहाँ का पता चल जाता है, इवन 1 घंटा भी नहीं लगेगा। आज समझ लो कि स्वेज नहर को क्रॉस करने में बस 18 घंटा लगता है, 18 घंटा। और एक समय ऐसा था तो लोगों को लगता था ना इसके बाद दुनिया ही खत्म हो जाती है। एक समय था जब लगता था कि स्वेज नहर के बाद दुनिया खत्म हो जाती है, इसके उस बगल कुछ नहीं है, उसमें उसका नाम स्वेज नहर भी नहीं हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में 18 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, शायद मुझे लग रहा है उससे भी तेजी से हो जाए हमारे पास। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो गई, तो मैं आपको सीप का स्पीड बता रहा हूं। तो ऐसे में क्या हुआ ना, जो भी आता है यहां से लौट जाता है, यहां से आता लौट जाता लौट जाता लौट जाता। लेकिन यहाँ पे एक पुर्तगीज जो है वास्को डी गामा 1497, मतलब वो 98 में इंडिया पहुंचा था, सभी को पता है। ठीक है, 98 में इंडिया पहुंचा था। एक साल पहले उसने अपनी यात्रा शुरू की। इसके पहले भी वो कई बार यात्रा किया हुआ तो बता दे रहा हूं, लेकिन वो लौट गया था, उसको लगता था आगे कुछ है नहीं। एक बार वो हिम्मत बनाते हैं और यहां से वो निकलता है और ये वाला रास्ता चूज करता है, ये वाला, ऐसे ऐसे। ठीक है, मैं इसको इरेज करके दिखाता हूं। ठीक है, यहां से ये वाला रास्ता चूज करता है वो, ये वाला। ओके, और यहाँ पे ऐसे होते हुए बीच में यहाँ पे अपना ब्रेक व्रेक भी लेता है, रेस्ट भी लेता है, और फिर ये ऐसे आगे बढ़ते 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 वो यहाँ इंडिया पहुंचता है। मीन्स उसने ये रास्ता चूज किया और इसी को बोला गया है कि वास्को डी गामा ने एक नए जल मार्ग की खोज की। उसने भारत की खोज थोड़ी की है, उसने भारत में व्यापार के नए जल मार्ग की खोज की है। ठीक है, वो तो मैनिपुलेट करते हैं यार लोग। भारत तो पहले से, भारत को कौन खोजेगा, भारत तो भारत था यार, वो हमेशा से जीवित था। लेकिन ये है कि इन लोगों के लिए सरप्राइजिंग था कि इतना बढ़िया देश, सोना वाला पूरा देश, सोने की चिड़िया, इतना सोना भरा हुआ है, इतना अच्छा। भाई लोगों को लुभा रहा था भारत ना, क्योंकि भारत में क्यों इतनी सारी कंपनियां आ रही थी, क्योंकि भारत के पास पूरा भरा पड़ा था सोना यार, इतना सोना कि ये लोग सोना भर भर के ले जाते। ये लोग यहाँ से काली मिर्च ले जाते, मसाले ले जाते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सोर्सेस थे, बहुत ज्यादा चीजें थी ऐसी जो कि इन लोगों के पास थी नहीं। और वैसे भी इन लोग के ठंडे प्रदेश हैं, यहाँ से गर्म चीजें ले जाएंगे तो वार्म अप होते रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, ये सब चीजें हैं। आप सभी को पता भी है कि लोग हमारे यहाँ के मसाले बहुत पसंद करते थे। रीजन ये था क्योंकि हमारे यहाँ के मसाले जो थे, और मसाला घर में भी होता है, सब लोग बोलते भी एक मसाला हमेशा नहीं खाना चाहिए, हफ्ते में 1-2 दिन खा लो, तो स्पाइसी ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, वो ज्यादा अंदर के हॉटनेस पैदा कर देता है, गर्मी पैदा करता है। लेकिन वो बहुत फायदेमंद भी होता है। आज के समय में तो डुप्लीकेट मसाला आता है, पहले समय में क्या ओरिजिनल हुआ करते थे, अब तो पता नहीं क्या पीस के दे देते होंगे। ठीक है, तो ये रास्ता खोजा था इसने, ये रास्ता खोजा था और ये पहुंचा यहाँ पे इंडिया। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको जूम आउट करूंगा। देखो ये है इंडिया। इंडिया में यहाँ पे एक प्लेस पड़ता है, उसका नाम है कालीकट। ठीक है, क्या नाम है? कालीकट, केरल में पड़ता है। यहाँ पे पहुंचा, लेकिन यही रास्ते में उसको एक आदमी मिल गया। जब यहाँ से पहुंचा तो यहाँ पे उसको एक आदमी मिला, मोरीन नाम था उसका। ठीक है, अभी आगे मैं नोट करा दूंगा, अभी आप बस कहानी सुन लो। मोरीन मिला और वो इसको ले गया हमारे देश में। बस समझ लो ये एक रिवोल्यूशन है, यहाँ से पूरा देश बदल जाएगा। आज इंडिया जो है शायद ये कभी नहीं होता अगर ये आदमी इंडिया नहीं पहुंचा होता। तो ये वो दिन था जहां से पूरे देश के लिए बदलाव का दिन था। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि इस टॉपिक को मैं कभी फिर से पढ़ा दूंगा, लेकिन ये है कि अभी बीएचयू लेवल पे बस समझ लो। तो अब देखो क्वेश्चन कहां से आता है, इसको पे हम लोग आते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आने का क्रम जो है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आता है, फिर डच आता है, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनमार्क आते हैं, फिर फ्रांसीस आते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो। पुर्तगाली आते हैं सबसे पहले, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डेनमार्क मतलब डेनमार्क की कंपनी आती है, और फ्रांसीस आते हैं। ओके, कभी कभी सीरीज पूछा जाता है, कई बार इसमें सीरीज दे देगा, पूरा एक साथ दे देगा, पुर्तगाली डच अंग्रेज डेनमार्क, दूसरे में दे देगा डच पुर्तगाली अंग्रेज डेनमार्क, तीसरे में फ्रांसीस डेनमार्क फिर अंग्रेज फिर पुर्तगाली। तो आपको ये सीरीज याद रखनी है कि हाँ ये इस फॉर्म में ही हमारे देश में ये लोग आए थे। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग था सब
डिटेल में पढ़ते हैं, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। यही है वास्को डी गामा, बहुत पुराना फोटो है, अब तो लग रहा है थोड़ा बढ़िया इसको बना दिए एनिमेट करके। 1498 एडी में पहली कंपनी जो भारत आई थी वो थी पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पहली। और ये जो आदमी है वास्को डी गामा, ठीक है, ये 1497 में चला था, 1498 में इंडिया पहुंचा था। उसी 1498 की बात हो रही है, तो ध्यान रखना, एक साल लगे थे उसको आने में। 1861 में अंतिम कंपनी जो भारत गई थी, सोच लो कि पुर्तगाली ही ऐसी कंपनी है जो कि सबसे पहले आती है और सबसे लास्ट में जाती है, समझ में आया, गोवा से। अब वास्को डी गामा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यूरोप और भारत के बीच नए जलमार्ग की खोज, जो मैं शुरू में आपको बता रहा था कि इसने नए जलमार्ग की खोज की थी, इसने भारत की खोज नहीं की थी, इसने नए जलमार्ग की खोज की थी एक्चुअली। अब उसको जिस तरीके से आप मैनिपुलेट कर लो, तो यूरोप और भारत के बीच में इसने क्या किया था, एक नए जलमार्ग की खोज की थी। यह भारत में कुल 3 बार आया था। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि वास्को डी गामा जो है भारत कितनी बार आया था, तो 3 टाइम्स वास्को डी गामा केम इन इंडिया, ठीक है। 1948 एडी में भारत में जो शासक था उसमें सिकंदर लोदी हुआ करता था। कभी पूछा जाए कि जो वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसमें हमारे देश में किसका शासन था, तो उसमें हमारे पास सिकंदर लोदी का शासन था 1498। और ये पहली बार जब वो भारत आया हुआ है, ठीक है। दूसरी बार कब आया है, तो 1502 में आया है। और तीसरी बार कब आया है, 1524 में आया है। और यही 1524 में अंतिम बार आता है और यही मर जाता है। कहाँ, कोचीन में, यही वो मर भी जाता है। लेकिन बाद में उन लोग क्या करते हैं, देखो एडी में कोचीन केरल में बंदरगाह पे इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसको 2 बार दफनाया गया, पहले कोचीन में और दूसरी बार पुर्तगाल में। फिर उसको उठा ले गया जहां से आया था, ठीक है। तो 3 बार आया, एक बार तो आया, फिर एक बार दोबारा आया, फिर 1524 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर कभी पूछा जाए कि वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई, तो भारत में ही, कोचीन में हुई थी। और उसके बाद इसको यहां दफनाने के बाद फिर इसको पुर्तगाल लेके चले गए। ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उनका पहले मकबरा यहीं बना, फिर उठा के उनको, या इवन हम लोग के बाबर का भी ऐसा ही रहा, मेरा नहीं है वो एक नंबर घटिया इंसान है। तो बाबर का भी यही हाल है, यहां दफनाया गया, फिर उसके बाद काबुल उसको ले गए, क्योंकि वहां से आया था। अच्छा, भारत आने वाला दूसरा जो पुर्तगाली था वो था अल्वारेज कैब्राल। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि देखो पहला जो था कौन था, वास्को डी गामा, जो सेकंड था वो था अल्वारेज कैब्राल, ठीक है। ये दूसरा नंबर का पुर्तगाली था जो भारत आया था। उसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, ध्यान देना, ब्लू वाटर पॉलिसी, जल पे एक नियम बनाया था इसने, ठीक है, नीले पानी की नीति। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखो ब्लू वाटर पॉलिसी ना एक तरह से बड़ा ही माइंड गेम वाला कहानी है। देखो सबको पता था कि जो भी कंपनियां आने वाली है, मीन्स जो भी यूरोपीय कंपनी पुर्तगीज के बाद, पुर्तगालियों के बाद आने वाली, क्योंकि अब तो रास्ता खुल गया था ना, अब तो मसाले की महक हर जगह जाएगी ना भाई, वो तो हर जगह जाएगी, मसाला तो महकेगा, अब लोग आएंगे व्यापार करने यहाँ पे। तो इनको पता चल गया किस रास्ते आएंगे। तो किस रास्ते आएंगे, सभी लोग वाटर के रास्ते ही आएंगे, मीन्स ओशन के थ्रू आएंगे, हिंद महासागर, जो भी प्रशांत महासागर, ये बीच में जितने भी ओशन पड़ेंगे उसी के थ्रू आएगा, ये हिंद महासागर के थ्रू आएगा। तो इन लोगों ने वाटर पॉलिसी बना दी, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसमें क्या था, ये लोग देंगे आपको सेफ्टी सिक्योरिटी, क्योंकि उसमें पायरेट्स वगैरह नाम सुना है ना भाई, देखो पायरेट्स अब कई सारे उसके सीरीज पड़े हुए हैं, समुद्री लुटेरे, ये सब क्या करते थे, आप आओ ना बढ़िया से व्यापार करके जाओ, लेकिन रास्ते में हम लूट लेंगे। बहुत सारी इस पे मूवी वगैरह, सिंदबाज की कहानी कौन सी आती थी, बहुत सारे ऐसे फिल्म हमारे यहाँ थी जहां देखो व्यापारी क्या करते थे, लूट लेते थे, चोर लुटेरे होते थे, व्यापारी रास्ते से सामान भर के ले जा रहे हैं और वो लोग लूट लेते थे। तो यही बात है। तो उस लूट से बचाने के लिए मतलब क्या कि हम आपको सेफ्टी सिक्योरिटी देंगे और आप हमें उसके बदले में पैसे दोगे या परसेंटेज दोगे, जो भी होगा उसका एक मुआवजा आपको मिलेगा, आपको उसका एक पैसा मिलेगा। तो इन लोगों ने क्या किया था, भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी चला दी। ये इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिक्स था कि जो भी आएगा वो हम लोग से चेकआउट करने का हमें मौका मिलेगा और हमें इसका मुनाफा मिलेगा। यह भारत में पहली पुर्तगीज गवर्नर बनकर आया था, ठीक है, पहला क्या था, पहला पुर्तगीज गवर्नर बन के आया था। किसकी बात हो रही है, ये तीसरी पुर्तगाली की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना, ये दूसरे वाले की नहीं हो रही है। अल्वारेज कैब्राल बस एक नाम है। जो तीसरा पुर्तगाली है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसके बारे में इसने ब्लू वाटर पॉलिसी दी, इस पहला गवर्नर जनरल बना, ठीक है। ये दोनों ही ये बहुत फेमस है, मतलब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है ये यहां से तब पूछा जाएगा वाटर पॉलिसी वाली, जब पूछा जाएगा सीधे सीधे ब्लू वाटर पॉलिसी किसके थ्रू आया, किसने दी, तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने दिया, ठीक है।
उसके बाद जो तीसरा है, चौथा नंबर का है पुर्तगाली वो है अल्फासो डी अल्बुकर्क। हम लोग इसको शॉर्ट में अल्बुकर्क ही अपने टाइम पे पढ़े, तो अल्बुकर्क आप नोट कर सकते हो, ये आने वाला चौथा है। इसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के सुझाव दिया। सोचो ऐसा क्यों बोल रहा है, ये भी गवर्नर था जो अल्बुकर्क है। अब ये देखो क्या दिमाग लगा रहा था कि अगर हमारी यहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो हमारा बोलबाला हो जाएगा। और हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा सुविधा भी पता है क्या, हमारे यहाँ दामादों का बड़ा सेवा होता है बहुत। अब नहीं देख तो पहले हमारे यहाँ तो किसी किसी एरिया में दामाद को पहुना बोलते हैं, शायद पहुना बोलते हैं, हिंदी साहित्य में हम लोगों ने पढ़ भी रखी है। तो हमारे यहाँ ना दामादों की बड़ी सेवा होती है, वो कैसे भी हो वो बड़े रेस्पेक्ट के साथ। आप मैं तो कहीं कहीं फील भी किया हूँ, मतलब मैंने फील किया है, मैं देखा हूँ यार, दूसरों को देखा हूँ तो ओ गॉड हंसी आ गई मेरे को। तो ये बात सच है, पुर्तगाली कितना दिमाग लगा रहे थे। पुर्तगालियों को पता था ना कि अगर इंडिया में हम लोग शादी कर लेते हैं, अगर हम यहाँ दामाद बन जाएंगे तो हमें बड़ा सेवा का मौका मिलेगा, हमारा बड़ा सेवा किया जाएगा, और इसी का फायदा उठाए। उसमें अल्बुकर्क ने क्या किया कि यहाँ पे उसने अपनी कम्युनिटी में एक मैसेज कन्वे करा दिया, भाई ऐसा कर देख जुगाड़ से यहीं पे शादी वादी कर ले तू। अब बस वो लोग क्या की शादी करना शुरू कर दिए इंडियन वुमेन से, इंडियन लेडी से। अब शादी वादी करके अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहे, उससे फायदा ही था भाई, रेस्पेक्ट भी मिल रहा था। यहीं पे आई, यहीं शादी की, घर जमाई बन गए, फायदा उठा रहे थे सब। तो इस तरीके का था। अच्छा, पुर्तगीज जो कंपनियां थी उनका एम क्या था, जितनी भी कंपनियां आ रही थी कोई ना कोई एम लेके आ रही थी। जो सबसे पहला था वो व्यापार करना था, और दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार करना। इवन जो सेकंड वाला है हर में दिख जाएगा, ईसाई इनका फंडामेंटल होता था। इवन इसका देखो एक रिजल्ट में बताता हूँ। देखो इन लोगों ने क्या, पुर्तगालियों ने यहाँ पे क्या क्या दिया। तो इन लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस दिया गोवा में, ठीक है, गोवा में इन लोगों ने दिया, जो कि एक ईसाई टेम्पल में ही था एक, ठीक है। एक प्रिंटिंग प्रेस आई थी, और उसका जो स्टार्टिंग का जो वर्क था वो बस क्या था, लिटरेचर की किताबें छापना, जो कि इसी रिलीजन से जुड़ा था। किससे, ईसाइयों से। सोच रहे हो ना। तो प्रिंटिंग प्रेस स्टार्टिंग में गोवा में आया, इन्हीं की देन है। उसके बाद जहाज निर्माण की कला, इन लोगों ने जहाज, मतलब हमारे पास जहाज थी लेकिन एडवांस लेवल की नहीं होती थी, वही इधर उधर चंपू वाला पर्दा वाला वो जो होता था उस टाइप की। लेकिन इन लोगों ने जहाज में एक रिवोल्यूशन लाया, एक अच्छे क्वालिटीज के जहाज बनाने का तरीका बताया। तो जहाज निर्माण की कला भी इन लोगों ने दिया। आलू की खेती पूछा जाता है, और तंबाकू की खेती इन्हीं की देन है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा पुर्तगालियों की। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो मैंने वहां पे तो पूरा सीरीज बताया था ना, कौन कौन सी कंपनियां आई थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ब्रिटिश बता रहा हूँ। पुर्तगाल ब्रिटिश ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 2 ही रखा है। नोट्स में ज्यादा दे दूंगा, इसका जो नोट्स अपलोड कराऊंगा उसमें ज्यादा दे दूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने सन नहीं बताया, तो उसमें मैं सन और मेंशन करके दे दूंगा। देखो अब इसमें एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। 1599 में, ठीक है, 1599 में ब्रिटेन के 80 व्यापारियों, जो व्यापारी जो है, अपनी एक कंपनी बनाने के लिए सोची, और वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहां पहुंचे, रानी के पास पहुंचे, एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के पास पहुंचे। ये अब कहां कहानी चल रही है, मैप में देखोगे ब्रिटेन की बात की जा रही है, ठीक है। अब हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, जैसे हम लोग अंग्रेज बोलते तो वहां की बात हो रही है। तो ये 1599 की पहली बात है जब इन लोगों ने अपने व्यापारियों का समूह बनाया, और उसका रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे हमारे यहाँ आज कोई भी कुछ भी ओपन होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन के लिए उन लोगों ने कहा कहां पहुंचे, एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के पास पहुंचे, जो कि वहां की महारानी थी। 1600 एडी में क्या होता है, एलिजाबेथ हस्ताक्षर करके इनको अप्रूवल दे दिया 15 महीने के लिए, 15 साल के लिए, 15 साल के लिए कि आप जाओ, आप आराम से व्यापार कर सकते हो। पहली बार इनको 15 साल के लिए ही अनुमति मिली थी 1600 में। कभी कभी पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टेबलाइज हुआ, तो वो 1600 में स्टेबलाइज हो गया था। लेकिन इंडिया नहीं आया था, ये वहां बना, ब्रिटेन में बन चुका था, ये ब्रिटेन में बन चुका था, ठीक है। लेकिन इंडिया भी कब आएगा, तो एक एक फैक्ट को हम लोग देखेंगे। फिर 1607 में क्या होता है, ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस भारत आता है। कभी आपसे पूछा जाए कि विलियम हॉकिंस कौन है, तो अम्बेसडर है किसका, जेम्स प्रथम का, ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का है। और ये भारत आता है कब, 1607 में। मतलब ये आया था प्रस्ताव लेके अपने देश में क्या करने के लिए, अपने देश में व्यापार करने के लिए, ठीक है। किसी को पता नहीं था कि ये व्यापार करने आएगा, और आजादी की बात पहुंच जाएगी, आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। फिर 1611 में ब्रिटिश कंपनी ने अपना स्थायी कंपनी मछलीपट्टनम में बनाया। देखो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे अस्थायी है, ठीक है, अस्थायी है, मतलब टेम्पोरी।
1611 में ब्रिटिश कंपनी ने अपना मसूलीपट्टनम में जो कंपनी बनाई थी ये अस्थायी बनाई थी, और वही 1613 में पहली स्थायी कंपनी बनाई थी सूरत में। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी परमानेंट जो स्थायी जो कंपनी बनाई वो 1613 में बनाई थी, सूरत में बनाई थी, मसूलीपट्टनम में वो स्थायी नहीं थी। तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शंस को ध्यान से देना है, फिर डिस्टिंग्विश करना है, फिर आंसर करना है। 1661 में ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगीज राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया और मुंबई को दहेज में ले लिया। ये बड़ा फनी टर्म है। 1661 में क्या हो रहा है, एक्चुअली पुर्तगाली पहले आए थे, तो पुर्तगालियों का किसी किसी स्टेट पे बहुत अच्छा कब्जा हो गया था, जैसे गोवा हो गया, साउथ के और ऐसे स्टेट थे जिसपे पुर्तगालियों का ज्यादा बोलबाला था। तो अभी पहले पुर्तगाली चूना लगाए थे इंडियन वुमेन्स को, यहाँ पे शादी वादी कर रहे थे। अब क्या हुआ, चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि जो पुर्तगी राजकुमारी कैथरीन थी उससे शादी कर लेता है वहां पुर्तगाल में, इंडिया में थोड़ी वहां। लेकिन अब उसका असर तो भारत में दिखेगा ना। अब भाई जाहिर सी बात है, अब अंग्रेज दामाद हो गए पुर्तगीज के, अब अंग्रेज दामाद हो गए पुर्तगीज के। अब ऐसे में उनको दहेज में क्या दिया जा रहा है, मुंबई दिया जा रहा है। भाई शादी तुम कर रहे हो, हाँ शादी वहां हो रहा है, दहेज में इंडिया दे रहे हो, क्या मतलब कहानी चल रहा है। अब देखो इन लोग अपने देश को किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। शादी हो रही है राजा चार्ल्स द्वितीय का, ब्रिटिश राजा चार्ल्स सेकंड की शादी हो रही है पुर्तगीज राजकुमारी कैथरीन से, और दहेज में दिया जा रहा है हमारा प्यारा मुंबई। उसमें मुंबई हुआ करता है, इसको दहेज में दिया जा रहा है। तो ये आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो 1661 वाली बात आप ध्यान रखोगे। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, इसमें मैंने ऑलरेडी सब बता दिए हैं, लेकिन जो जो नहीं बताए हैं उस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला हो गया है बीजा, हाँ ये वाला पॉइंट 1510 ईस्वी में अलबुकर बीजपुर के ईसु आदिल शाह को गोवा में जीता था। ये पॉइंट्स आप लोग नोट करो, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी पॉइंट्स आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये भी देख लो, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक जो था वो कॉर्नेलियस मैन था, डच नागरिक में पहला कॉर्नेलियस मैन था। उसके बाद देखो इसमें ये वाला पॉइंट आप लोग छोड़ देना, ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस पहला वाला पॉइंट नोट कर लो, बस प्लासी का युद्ध, ठीक है। 1757 में अंग्रेज अफसर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था। कई बार पूछा जाता है प्लासी का युद्ध, बस इतना। बाकी ये जितने भी आंग्ल युद्ध है ये छोड़ दो, इसमें टोटल कितने हैं, 4 युद्ध है। देखो चतुर्थ आंग्ल किसके किसके बीच में, नोट करना है तो कर लो, ठीक है। यहां से क्वेश्चन लेकिन थोड़ा कम ही डाउटफुल है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बनेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन यहाँ पे डू लाइक डू लेस, नो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये है कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द हम दे देंगे। तो अपलॉग मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट करा दूंगा, बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। फिर हम लोग सीधे आएंगे एंशिएंट में जो बचा हुआ है, फिर उसके बाद मिडावल पढ़ाऊंगा। मिडावल लास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि मिडावल इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, ठीक है। मुस्कुराते रहिए।